गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संतोष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे उनके बारे में पढ़ा था। आइए अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह जानने की कोशिश करें कि जो भारत में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद चल रहा था वह किस तरीके से कंटिन्यूअस आगे बढ़ता है। तो इसमें है डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, यानी यह पॉइंट यह बतलाना चाह रहा है कि स्वराज, गांधी जी ने जो स्वराज की बात कही, गांधी जी ने जो 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही, उस स्वराज का अर्थ समाज के अलग अलग ग्रुप्स ने, जैसे टाउन्स में रहने वाले ग्रुप्स ने, फॉरेस्ट में रहने वाले ग्रुप्स ने, विलेज में रहने वाले ग्रुप्स ने, हिली एरियाज में रहने वाले ग्रुप्स ने उसका क्या क्या अर्थ निकाला, इसी के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। तो इसी में जो सबसे पहला पॉइंट है द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट है वह टाउन्स में, शहरों में किस तरीके से आगे बढ़ता है, उसको आगे बढ़ने के क्रम में, सीक्वेंस में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वह 1 अगस्त 1920 को ही स्टार्ट हो चुका था। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो टाइम पीरियड है वह 1920 to 22 है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम पीरियड। बट आपके एनसीईआरटी के बुक में 1921 दिया है, बट आपके बुक में 1921 दिया है। और इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया है कि 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। बट स्टूडेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपको मिसगाइड होने से बचाने के लिए मैं यह आपको बता देना चाहता हूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ और 6 फरवरी 1922 को यह खत्म होता है, गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है। और खिलाफत मूवमेंट जो था हमारा वो 1919 से स्टार्ट होता है। जो हमारा खिलाफत मूवमेंट है, जो हमारा खिलाफत मूवमेंट है वो 1919 से स्टार्ट होता है, 1924 तक चलता है। खैर ये फैक्चुअल बातें हैं, ये फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद रखनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका यूज आप अपने क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स यही लिखिएगा, गलत नहीं लिखिएगा। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान शहरों की क्या स्थिति थी, द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी शहर में वह आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जो हमारा मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास किसी भी सोसाइटी का चेंजेबल पॉइंट होता है, चेंजेबल क्लास भी होता है, क्योंकि सोसाइटी में चेंज लाने का काम मिडिल क्लास के ही लोग करते हैं। अपर क्लास प्रिविलेज क्लास होता है, इसको कुछ प्रिविलेज मिले रहते हैं। लोअर क्लास नॉन प्रिविलेज क्लास होता है और सबसे लेबोरियस क्लास भी होता है, बट उसके पास रिसोर्स और प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो सोसाइटी का एक इमर्जिंग क्लास होता है और यह क्लास क्या होता है, एजुकेटेड होता है। यह क्लास एजुकेटेड होता है, शिक्षित होता है, शिक्षा से इसका नया नया जुड़ाव होता है और यह
जब बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो बाहर की दुनिया इसने देखी होती है, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जो आइडियोलॉजी चल रही होती है उन सारे आइडियोलॉजी को यह अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है और करवाता भी है। तो इसीलिए जो सोसाइटी का मिडिल क्लास होता है वो चेंजेबल क्लास होता है। ये अपनी सोसाइटी को नया स्ट्रक्चर, न्यू शेप देने का काम करता है। तो भारत में भी ठीक वही काम इंडियंस का जो इंडिया का जो मिडिल क्लास था वो कर रहा था। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा जो है महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट सैलेंट फीचर था। तो जो हमारे यहाँ के स्कूल्स होंगे, स्कूल एंड कॉलेजेस, तो स्कूल और जब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उस टाइम में जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्कूल और कॉलेज का बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एस्टेब्लिश स्कूल और कॉलेज में पढ़ने से इनकार कर दिया। जो इनके टीचर्स या हेडमास्टर हुआ करते थे, हेडमास्टर हुआ करते थे, इन टीचर्स और हेडमास्टर्स ने इन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने से मना कर दिया। यानी ये लोग क्या कर रहे हैं अभी ये लोग अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेशनल एजुकेशन, उस नेशनल एजुकेशन के तहत ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वैसे इंस्टीट्यूट जो रन कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी का ये लोग बायकॉट कर रहे हैं। जो यहाँ के लॉयर्स हैं, इन सारे लॉयर्स ने जो ब्रिटिश कोर्ट्स हुआ करते थे, इन ब्रिटिश कोर्ट्स में काम करने से मना कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के हर भाग से, जैसे पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू, बंगाल के कलकत्ता में चित्तरंजन दास, साउथ में अगर आप जाएंगे तो राजगोपालाचारी, इन सारे लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट्स, जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, इनका क्या किया, बायकॉट कर दिया। यानी यहां काम करने से मना कर दिया। मैंने आपको कल एक चीज और बताया था, सरेंडर ऑफ टाइटल्स। तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स के अंतर्गत सबसे पहला व्यक्ति जो था वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी को मैंने बताया था आपको कि उनको ब्रिटिशर्स ने कैसर हिंद की टाइटल्स दी थी, उपाधि दी थी। तो सबसे पहले गांधी जी ने इसी कैसर हिंद की उपाधि को ब्रिटिश को वापस किया और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें भारत के कई लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल्स दिया था, सारे के सारे टाइटल्स उनको वापस लौटा दिए। बायकॉट करने लगे ये लोग। तो इस तरीके से नेशनल एजुकेशन और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स और हेडमास्टर्स ने बायकॉट किया और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स का बहिष्कार इंडिया के लॉयर्स ने किया। इसी टाइम एक सिचुएशन है, जैसे गवर्नर जनरल का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया था, जिसे कहा जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम एक्ट। चेम्सफोर्ड उस टाइम का गवर्नर जनरल था, चेम्सफोर्ड, और मॉन्टेग्यू जो था भारत सचिव था, इंडियन सेक्रेटरी था। तो इन्हीं दोनों ने 1919 में एक एक्ट लाया और इस एक्ट के द्वारा जो इंडिया के ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांत, जैसे
बंगाल, इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो ये जो डिफरेंट प्रोविंस हुआ करते थे, इन प्रोविंस में क्या होना था, इलेक्शन। तो जब यहाँ पर ये लोग इलेक्शन होना था, जब यहाँ पर ये लोग सभी चीजों का बायकॉट कर रहे हैं, तो इन लोगों ने इलेक्शन का भी बायकॉट करने की पॉलिसी को लागू किया। मतलब इनका कहना था कि हम ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मद्रास एक ऐसा प्रोविंस था, इस प्रोविंस में एक पार्टी है जिसका नाम है जस्टिस पार्टी। और ये पार्टी किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है, ये जो जस्टिस पार्टी है, ये नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा, जस्टिस पार्टी जो है जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा स्थापित की गई है। और जस्टिस पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो इसके चेयरमैन है, उनका कहना है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और अपने लोगों, चुनाव जीतकर अपने लोगों के लिए कानून बनाएंगे। यानी जो सोसाइटी का डिप्रेस क्लास है, जो वंचित क्लास है, जो पिछड़ा क्लास है, उस पिछड़े क्लास के लोगों के लिए इस पार्टी के मेंबर्स और चेयरमैन ने 1920 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, उनका बायकॉट नहीं किया। यानी ये पार्टी इलेक्शन में जाती है, फिर वो जाने के बाद क्या होता है, वो आगे की सिचुएशन है, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर क्या होता है, स्वदेशी में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, खासकर क्लॉथ, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं खासकर क्लॉथ्स, उन क्लॉथ्स की ये लोग होली जलाएंगे इन द सेंस, ये लोग अपने घरों में जो विदेशी कपड़े हैं, उन सभी कपड़ों को घरों से बाहर निकालेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। और जिस तरीके से होलिका दहन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूखी लकड़ियां होती है उसकी होली जलाई जाती है, ठीक उसी तरीके से भारतीयों ने जितने विदेशी कपड़े थे उनका होली जलाना स्टार्ट कर दिया। यानी ये अपने बाजारों में या घर के बाहर 2-4 लोग आपस में मिल जाते थे, वहां इकट्ठा करते थे और उसमें आग लगा देते थे। तो इस तरीके से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया गया। तो यहां पर एक चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक वर्ड आया है पिकेटिंग मतलब होता है, पिकेटिंग भी होता है एक टाइप के बॉयकॉट की पॉलिसी ही है। तो इसमें जो लिकर्स होता है, महात्मा गांधी शराब के बहुत बड़े विरोधी थे। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि लिकर्स पीने से जो मनुष्य होता है उसकी चेतना अवचेतन अवस्था में चली जाती है, यानी वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं रहता है। वास्तविकता भी ऐसी है। तो जो लिकर्स होते थे, लिकर्स की दुकानों के आगे गांधी जी ने लोगों को बैठने के लिए प्रेरित किया। और गांधी जी के मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सोसाइटी का हर क्लास पार्टिसिपेट करता है। जैसे स्टूडेंट्स करेगा, पीजेंट्स करेंगे, पीजेंट्स के बाद वोमेन्स करेंगी, वोमेन्स महिलाएं, लेबर्स करेंगे, और इसके अलावा जो सबसे
बड़ी बात है वो हिंदू और मुस्लिम अभी तक साथ साथ होकर बढ़ रहे हैं। यानी महात्मा गांधी जी ने सोसाइटी के हर क्लास को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। तो उसी में से जो लिकर्स है, लिकर्स की दुकानों के आगे महिलाएं धरने पर बैठ जाती थी और उन दुकानों को बंद करना पड़ता था, चाहे वो दुकानें ब्रिटिश द्वारा चलाई जा रही हो या इंडियंस के द्वारा। तो इस तरीके से पिकेटिंग जो होता है एक बहिष्कार बॉयकॉट करने का एक तरीका है और इस तरीके से लिकर्स पे बैन लगाया गया। तो गांधी जी का जो मूवमेंट है यह शहरों में इस सिचुएशन से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे तो ये जरूरी है कि हमें फॉरेन प्रोडक्ट्स का ही बायकॉट नहीं कर रहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का बायकॉट कर रहे हैं, फॉरेन स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हमें जब हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं तो हमें हमारे द्वारा इस तरह के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो इंडियंस के द्वारा कुछ स्कूल्स खोले गए, स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टेब्लिश की गई और इसी स्कूल और कॉलेज में विद्यापीठ इसको आप देख लीजिएगा। इसी स्कूल और कॉलेज के दरमियान स्टैब्लिश करने के दरमियान भारत में कई प्लेसेस पर विद्यापीठ की स्थापना की गई, जैसे काशी विद्यापीठ, पटना विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। तो इसमें से तो प्रेजेंट टाइम में काशी विद्यापीठ अभी भी है और अभी भी रन कर रहा है। इसी काशी विद्यापीठ का वर्तमान में नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और ये इसी टाइम स्टैब्लिश हुआ था, 1921-22 के आसपास ये स्टैब्लिश हुआ। तो जब हम ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करेंगे तो इंडियंस के द्वारा स्कूल और कॉलेज स्टैब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा जब हम लोगों ने ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार किया तो हमारे यहाँ जो पंचायती राज सिस्टम है वह फिर से ग्रो करने लगा। लोग गांव के छोटे छोटे मसलों को लेकर कोर्ट नहीं जाते थे, उन मसलों को वो गांव के लोग आपस में ही सरपंच और पंच के माध्यम से सुलझा लिया करते थे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है कि स्वदेशी मूवमेंट के दरमियान हम लोगों ने जो फॉरेन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंपोर्ट था उनका इंडिया में लगभग आधा हो गया। यानी जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया आते थे वह आधे हो गए, यानी उनकी वैल्यू आधी हो गई। और क्या हुआ कि हम लोगों ने जो फॉरेन प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया तो इंडिया में कुछ लोगों ने जो उस टाइम के छोटे या मिडिल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, इन लोगों ने अपने फैक्ट्री स्थापित की और इसी फैक्ट्री में एक कपड़ा बना जिसका नाम है खादी। ये खादी का जो कपड़ा है इंडिया का है, यह स्वदेशी है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान खादी का जो क्लॉथ है वह अपने पीक अवस्था में आ गया था, यानी उसकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो धीरे धीरे टाउन्स में चल रहा था और इसमें इसको सक्सेस भी मिल रही थी। लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे बुरी भी होने लगती है। कब? क्योंकि जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, मूवमेंट चलाने के लिए कुछ
पैसों की आवश्यकता होती है। तो जितने हजार और लाखों की संख्या में स्टूडेंट और टीचर्स ने जो स्कूल और कॉलेजेस का बायकॉट किया था, ये ज्यादा दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस का बायकॉट नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? उसके पीछे का मेन रीजन यह है कि इनको अपनी पढ़ाई करनी थी और इनको अपने घर परिवार को चलाना था। गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर हम आपको स्वराज दिला देंगे, लेकिन लगभग 2 साल 2.5 साल का टाइम पीरियड धीरे धीरे होता जा रहा था और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और यह नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ बढ़ रहा था। तो इन लोगों ने धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। इनको भी अपना घर परिवार चलाना था और इनको भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। तो लास्ट के टाइम पीरियड में इन लोगों ने स्कूल और कॉलेज को ज्वाइन किया। जो हमारे लॉयर्स थे, इन लोगों ने कोर्ट को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इन्हें भी अपना घर परिवार चलाना था। इनको भी अपने लाइवलीहुड की चिंता सता रही थी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो खादी का प्रोडक्ट है, ये ब्रिटिश प्रोडक्ट के सामने अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सका, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रिटिश क्लॉथ्स थे, वो ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियों में बनते थे और बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उसे बनाया जाता था और इन मशीनों का सामना गांधी जी का चरखा नहीं कर पाया। हालांकि मैं इस आंदोलन को शहरों में असफल नहीं कहूंगा, क्योंकि शहरों में कई बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस स्टैब्लिश हुए थे इस दौरान और गांधी जी के कारण ही खादी प्रोडक्ट को बढ़ने का मौका मिला। खादी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण इंडिया में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंडिया में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हुए। इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण इंडिया में कुछ उद्योगपति थे जिन्होंने नए नए इंडस्ट्री की स्थापना की और भारतीयों को वहां एम्प्लॉयमेंट दिया। तो इस तरीके से और एक चीज और, गांधी जी ने चरखा को क्या बना दिया? नेशनल सिंबल बना दिया, राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। चरखा जो है स्वावलंबी बनने का निशानी है। चरखे के द्वारा आप अपने कपड़े का निर्माण कर सकते हैं। किसी के द्वारा बनाए कपड़े को आप नहीं पहनने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो चरखा जो है स्वावलंबी बनने की निशानी है। गांधी जी ने चरखे को नेशनल सिंबल्स के रूप में स्थापित कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा द मूवमेंट इन द टाउन्स था वो किस तरीके से चल रहा था। अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि हालांकि गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 वर्ष के भीतर आपको स्वराज दिला दूंगा, लेकिन वो स्वराज तो नहीं दिला पाए। इस आधार पर मैं इस मूवमेंट को अनसक्सेसफुल मूवमेंट नहीं कर सकता। ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। इस मूवमेंट ने आने वाले समय में भारतीय समाज को एक नए डायरेक्शन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी मूवमेंट में पहली बार समाज का हर तबका अपने अपने स्तर पर अपना पार्टिसिपेशन देता है। इसी मूवमेंट में पहली बार महिलाएं जो है घर से बाहर निकलकर सड़कों पर धरने के लिए बैठती हैं। स्टूडेंट्स और बीजेंट्स, लेबर्स, हिंदू और मुसलमान सभी ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने डिफरेंट स्टूडेंट विद इन द मूवमेंट के तहत द मूवमेंट इन द टाउन्स पढ़ा। अब हम आगे जो इसका अगला पॉइंट होगा वो कल पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे द्वारा जो भी वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं, आपको भेजे जा रहे हैं, उन वीडियोस को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और देखें और उस वीडियो का नोट्स बनाएं जो आपको आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो मैं दूसरे की वीडियो भेज रहा था, लेकिन अब मैं
अपनी खुद की वीडियो बना रहा हूं और YouTube में पहली बार इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आप YouTube में जितने वीडियो देखेंगे लोग आपको रीडिंग करके एक्सप्लेन कर देंगे। पहली बार मैं आप लोगों को ऑनलाइन में ऑफलाइन क्लास का अनुभव करा रहा हूं, तो आप मुझे पार्टिसिपेट करें। मेरे द्वारा जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से पढ़ें, मेरे हौसले को बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन